नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे तत्सम उपसर्ग और तत्सम उपसर्गों में हम अगला उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं अन। अन उपसर्ग जिसका अर्थ है रहित। अन उपसर्ग तत्सम शब्दों में अन उपसर्ग आता है तत्सम उपसर्ग शब्दों में जिसका अर्थ है रहित। और अन उपसर्ग जुड़े हुए शब्दों में समास कौन सा होगा? अविर्भाव समास होगा। संधि कोई नहीं होगी, केवल मात्र संयोग होगा। संधि नहीं होगी। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है, उनमें संधि नहीं होगी, महज एक संयोग होगा। और इससे निर्मित जो शब्द है वो क्या होंगे? तत्सम शब्द। अन का अर्थ है रहित। अन उपसर्ग से जुड़कर जो शब्द निर्मित होता है उसमें समास कौन सा होगा? अविर्भाव समास होगा। उसमें कोई संधि नहीं होगी, महज एक संयोग होगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे नियम है कि अन उपसर्ग के बाद में कहने का अर्थ है स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में जुड़ता है। अन उपसर्ग है, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में जुड़ता है। सामने वाले शब्द है, सामने वाला शब्द स्वर से शुरू होता है तो उसमें अन उपसर्ग जुड़ता है। अन, धन, आदर। सामने वाला शब्द है वो स्वर से शुरू हो रहा है, तो स्वर से शुरू होने पर ये जो स्वर है ये किसमें मिलेगा? इस न में मिलेगा और शब्द क्या बनेगा? अनादर। नहीं, आदर से रहित अनादर। इस अनादर शब्द में समास कौन सा होगा? अविर्भाव समास। इसमें संधि पूछे तो कोई संधि नहीं होगी, महज एक संयोग है। और शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द। अन, इच्छा। सामने वाला शब्द स्वर से शुरू हो रहा है तो ये स्वर किसमें मिलेगा? इस न में मिलेगा और शब्द क्या बनेगा? अनिच्छा, जिसका अर्थ है इच्छा से रहित। अन उपसर्ग, सामने वाला शब्द है इष्ट और शब्द क्या बनेगा? अनिष्ट। इसी प्रकार से शब्द है अन, आधार। इसमें भी एक उपसर्ग और है, अन उपसर्ग है प्लस आ उपसर्ग है, फिर है धार। तो शब्द क्या बनेगा? आ स्वर है वो किसमें मिलेगा? इस न में मिलेगा, तो शब्द क्या बनेगा? अनाधार। तो कहने का अर्थ है अन उपसर्ग का अर्थ है रहित। और अन उपसर्ग से जुड़कर जो शब्द बनते हैं उन शब्दों में समास होगा अविर्भाव। संधि कोई भी संधि नहीं होगी, महज एक संयोग होगा। और ये जो शब्द है ये कौन से शब्द होंगे? ये होंगे तत्सम शब्द। अगला उपसर्ग लेते हैं तत्सम उपसर्गों में अनु, जिसका अर्थ है पीछे या बाद। अनु इसका अर्थ है पीछे या बाद में। अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, उन शब्दों में समास कौन सा होगा? अविर्भाव समास होगा। अनु उपसर्गों से निर्मित शब्दों में संधि, संयोग भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, दीर्घ संधि भी हो सकती है, यण संधि भी हो सकती है और व्यंजन संधि भी हो सकती है। और अनु उपसर्ग से निर्मित शब्दों में शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द। एक बार पुनः देखिए, यदि अनु उपसर्ग से निर्मित कोई शब्द आता है तो उसमें समास कौन सा होगा?
अविभाव समास होगा। संधि संयोग भी हो सकता है, दीर्घ संधि हो सकती है, यण संधि भी हो सकती है और व्यंजन संधि भी हो सकती है। और अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। अनु उपसर्ग के सामने वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि व्यंजन के सामने वाला शब्द भी व्यंजन से शुरू होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनु का अनु ही रहेगा। यानी व्यंजन के जस्ट सामने वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है तो उस व्यंजन में मिल जाता है, लेकिन सामने वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का अर्थ है अनु का अनु ही रहेगा। जैसे अनु सार, अनु मान, अनु भव। सामने वाले शब्द व्यंजन से शुरू हो रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनु का अनु ही रहेगा। और शब्द हमारा क्या बनेगा? अनुसार। इसमें क्या बनेगा? अनुमान। इसमें क्या बनेगा? अनुभव। यदि शब्द और उपसर्ग है अलग अलग करने को कहा जाए तो अनु धन सार, अनु धन मान, अनु धन भव। इस प्रकार से यहाँ किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, केवल मात्र क्या होगा? केवल मात्र एक संयोग होगा। अनु गमन और शब्द क्या बनेगा? अनुगमन। तो यहां किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, केवल मात्र क्या होगा? एक संयोग होगा। अनु उपसर्ग के सामने वाला शब्द अनु उपसर्ग के सामने वाला शब्द यदि उ या दीर्घ उ स्वरों से शुरू होता है तो क्या होगा? कहने का अर्थ है वहां कौन सी संधि होगी? वहां दीर्घ संधि होगी। अनु और अनु के बाद वाला शब्द यदि उ या उ से शुरू होता है तो क्या होगा? दीर्घ संधि। कहने का अर्थ है जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, यानी मात्रा बड़ी हो जाती है। यहाँ अनु है, अनु के बाद में यहाँ दीर्घ उ है, यहाँ भी दीर्घ उ है, दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर के क्या होगा? दीर्घ होगा। और दीर्घ होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लघु है और यहाँ पे दीर्घ है, तो लघु और दीर्घ मिलकर भी क्या होंगे? दीर्घ होंगे। दीर्घ संधि है। जब हम संधि का चैप्टर लेंगे तो उसमें एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो अनु उपसर्ग है इसके सामने यदि उ या उ आता है तो कहने का अर्थ है वहां जो इस न की जो मात्रा है, जो आपको छोटी मात्रा दिखाई दे रही है, वो किसमें तब्दील हो जाएगी? वो दीर्घ उ की मात्रा में तब्दील हो जाएगी। जैसे अब यहां देखिए अनु के बाद वाला शब्द है वो उ स्वर से शुरू हो रहा है और यहाँ दो समान स्वर है। जब दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तब वहां संधि कौन सी होती है?
दीर्घ संधि होती है। यहां देखिए उ स्वर है और यहां भी क्या है, उ है, दो समान स्वर है, हस्व और हस्व है, लघु और लघु है, तो लघु और लघु मिलकर के क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ में तब्दील हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम यहां लेते हैं अनु धन उदित और हमारा शब्द क्या बनेगा, अनुदित। उ और उ है, दोनों उ मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया और हमारा शब्द क्या बना, अनुदित। यदि पूछा जाए कि अनुदित में उपसर्ग कौन सा है, तो आपको जो ये उ की मात्रा है ये बड़ी न लगा करके वापस क्या करना है, अनु है, ये जो मात्रा है ये छोटी मात्रा आपको लगानी है। अन उत्तर, अनु उत्तर। देखिए यहां अन उपसर्ग है और यहां अनु उपसर्ग है, दोनों में अंतर देखेंगे। यहां अन है, अन के अंदर हम उत्तर जो शब्द है वो मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ न है वो क्या है, हस्व है, कहने का अर्थ है स्वर रहित है, और स्वर रहित होने पर ये उ किसमें मिलेगा, इस न में मिलेगा, तो शब्द क्या बनेगा, अनुत्तर। अब यहाँ देखिए उ के बाद फिर उ स्वर आ रहा है, तो उ और उ मिलकर के क्या होगा, दीर्घ उ होगा, और दीर्घ उ होगा तो शब्द क्या बनेगा, अनुत्तर। ये दोनों अंतर है, ठीक है, दोनों के अंतर क्या है, इसका अर्थ है बाद में दिया गया उत्तर, अनु का अर्थ क्या है, पीछे या बाद में, इसका अर्थ है बाद में दिया गया उत्तर है, उसे हम कहते हैं अनुत्तर। और जो इसका अर्थ है अनुत्तर यानी उत्तर से रहित, जवाब से रहित, उत्तर से रहित, इसका अर्थ है अनुत्तर। तो कहने का अर्थ है दोनों में इस प्रकार से अंतर है वो स्पष्ट होता है। अन उपसर्ग है, यहाँ न के अंदर कुछ स्वर मिल जाता है, लेकिन यहाँ स्वर और स्वर है, दो स्वर, दो समान स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ स्वर में तब्दील हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको दीर्घ संधि बताना है। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अगला नियम है अनु। यदि अनु के बाद में असमान स्वर आता है, असमान स्वर का अर्थ है वापस अनु के बाद असमान यानी वापस उ या ओ में आकर के अन्य कोई स्वर आता है, तो वहां क्या होगा, अन्य स्वर, यानी अनु के बाद में असमान स्वर या अन्य स्वर आता है उ को छोड़कर, इसको छोड़ करके उ या उ को छोड़ करके कोई स्वर आता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये जो अनु का न है ये क्या होगा, आधा होगा, और ये जो उ है इस उ का क्या होगा, वह होगा, और बाद में इस वह में क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। कहने का अर्थ यह है यण संधि। यण संधि का नियम है कि यदि ई और ई के बाद में असमान स्वर आता है, या उ या उ के बाद में असमान स्वर आता है, तो ये जो ई है इस ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और उ के बाद में असमान स्वर आता है तो उ का क्या होगा, उ का वह होगा। तो ये नियम यहां इस उपसर्ग में, अनु उपसर्ग में लागू होगा। देखते हैं, अनु आए। अब यहां देखिए अनु के बाद वाला जो शब्द है उस शब्द में इस उ को छोड़कर अन्य स्वर आ रहा है। जब उ या उ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है, उ को छोड़कर या असमान स्वर आता है, तो उ का क्या होगा, उ का वह हो जाएगा। और जब हम किसी व्यंजन में से स्वर निकालते हैं तो स्वर निकालने पर वो व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसमें से हम न उ निकालेंगे, उ निकालेंगे तो न क्या होगा, न आधा होगा, और न आधा होगा। हम
ये व। अब इस व में क्या मिलेगा, ये सामने वाला स्वर मिलेगा ए, और हमारा शब्द क्या बनेगा, अन्वय। अब यदि पूछा जाए कि अन्वय में उपसर्ग कौन सा है, तो अन्वय में उपसर्ग कौन सा है, अनु। यानी ऊ के बाद वाला स्वर असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या होगा, ऊ का व हो जाएगा। जैसे यहां देखिए ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ऊ के बाद असमान स्वर आने पर ये जो ऊ है, इस ऊ का क्या होगा, इस ऊ का व हो जाएगा। और ये जब स्वर हम निकालेंगे तो न क्या होगा, न आधा होगा। अब इस ऊ का क्या होगा, व होगा। अब इस व में क्या होगा, ये सामने वाला स्वर मिलेगा और शब्द क्या बनेगा, अन्वेषण। तो पूछा जाए कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा होगा, अन्वेषण में अनु उपसर्ग। इसी प्रकार से शब्द लेते हैं, मान लीजिए अनु, धन, इच्छा। यहां देखिए ऊ के बाद वाला जो स्वर है वो असमान स्वर है, वापस ऊ नहीं आ रहा है। यदि ऊ के सामने वाला वापस स्वर ऊ आ जाता है तो संधि क्या हो जाती है, दीर्घ संधि, समान स्वर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ असमान स्वर आने पर ऊ का क्या होगा, ऊ का व होगा। और जब इसमें से हम ऊ स्वर निकालेंगे तो न क्या होगा, न आधा होगा। ठीक है, इस ऊ का क्या होगा, व। इस व में क्या होगा, ये ई स्वर मिलेगा और शब्द क्या बनेगा, अनभिक्षा। इस प्रकार से इन शब्दों में संधि कौन सी होगी, यण संधि। जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो एक बार पुनः स्पष्ट करेंगे कि यण संधि है तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद है यदि अनु के सामने वाला शब्द स से शुरू हो, अनु के सामने वाला शब्द स से शुरू हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये जो स है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये इस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। स कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे अनु, स्थान। अब देखिए अनु के बाद वाला शब्द है वो स से शुरू हो रहा है, और स से शुरू होने पर ये जो स है ये किसमें तब्दील हो जाएगा, इस मूर्धन्य स में तब्दील हो जाएगा। एक परिस्थिति ये भी है, बाद में आने वाला ये जो थ है ये थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये इसे थ में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा शब्द क्या बनेगा, अनुष्ठान। ये स है मूर्धन्य स में और थ का क्या हो गया, है। तो इस प्रकार से शब्द क्या बना, अनुष्ठान। इसी प्रकार से लेते हैं अनु, धन, संगी। अब देखिए बाद वाला शब्द है वो किसमें है, स है, तो स किसमें परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में होगा और शब्द क्या बनेगा, अनुसंगी। अनुसंगी कहा जाता है संलग्न। डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसके लिए एक शब्द है अनुसंगी, काफी महत्वपूर्ण शब्द है अनुसंगी शब्द, और जिसे हम संलग्न भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए शब्द काम में आता है। तो अनुसंगी स है वो किसमें परिवर्तित होगा, उस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपसर्ग है, ये कंप्लीट। अगला उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है रहित। और रहित और सहित अर्थ वाले जो शब्द है उनमें कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होगा। संधि कोई नहीं होगी, केवल मात्र क्या होगा, संयोग होगा। केवल मात्र क्या होगा, संयोग होगा, संधि नहीं होगी और शब्द क्या बनेगा, तत्सम शब्द। जैसे शब्द है अपमान, अपघटन। इसी प्रकार से शब्द आता है अपयश। कहने का अर्थ है इन शब्दों में
अविभाव समास होगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी और यहाँ किसी प्रकार का कहने का अर्थ परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, सीधा सा है। अब उपसर्ग है वो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पे अब का अर्थ क्या होगा, रहित। और रहित और सहित अर्थ वाले शब्दों में अधिकांशतः समास बनता होता है अविभाव समास। ये शब्द है जैसे अपशब्द, अपमान, ठीक है, अपकाल। इसके बाद अगला उपसर्ग लेते हैं हम अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का अर्थ भी रहित होता है। और अ उपसर्ग से युक्त जो निर्मित जो शब्द है उसमें समास कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। संधि कोई संधि नहीं होगी, केवल क्या होगा, केवल संयोग होगा। और शब्द क्या होगा, शब्द तत्सम भी हो सकते हैं और तद्भव भी हो सकते हैं। अशुद्ध और शब्द क्या बनेगा, अशुद्ध। कहने का अर्थ है जो शुद्ध से रहित है, अशुद्ध। यहाँ एक उपसर्ग ये भी आता है, जैसे मान लीजिए वि और शुद्ध, इसका शब्द क्या बनेगा, विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ है ज्यादा शुद्ध, जो ज्यादा शुद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, विशुद्ध। यहां शब्द में परिवर्तन न होकर के क्या उत्पन्न की जा रही है, विशेषता। यहां जो उपसर्ग जुड़ रहा है भी, ये शब्द में परिवर्तन न करके शब्द में क्या उत्पन्न कर रहा है, विशेषता उत्पन्न कर रहा है, ज्यादा शुद्ध।